खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की आज रविवार को गिरफ्तारी हो गई है। एनएसए के तहत पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भगोड़े अमृतपाल को भिंडरावाले के गांव से गिरफ्तार किया। 36 दिन से फरार चल रहे अमृतपाल की तलाश लगातार जारी थी। देखिए। पंजाब के मोगा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोड़ा गांव में डेरा डाला हुआ था, क्योंकि इसी गांव के एक गुरुद्वारे में अमृतपाल के छिपे होने की खबर मिली थी, जहां पूरी रात पुलिस का ऑपरेशन चला। अमृतपाल को गुरुद्वारे से बाहर निकालने की कोशिश की गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा था और 36 दिन बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। पूरे पंजाब में अलर्ट जारी किया गया था। सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा और पंजाब में भी अमृतपाल की तलाश की जा रही थी। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अमृतपाल ने अपने एक समर्थक की रिहाई के लिए 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर हमला किया था। इस घटना के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर किया था हमला। 23 फरवरी को अमृतपाल के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। अजनाला हिंसा के बाद से ही पुलिस अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई थी। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को, जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और पंजाब में उसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन अमृतपाल चलाया जा रहा था। 18 मार्च को उसे जलंधर में देखा गया था, 19 मार्च को पटियाला, 20 मार्च को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखा गया था, 21 मार्च को दिल्ली के रमेश नगर में दिखा था। वहीं 23 मार्च को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखा गया था। 28 मार्च को पंजाब के होशियारपुर में देखा गया था। इसके बाद 29 मार्च को उसने गुमनाम जगह से वीडियो जारी किया और फिर आज उसे मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह से विवाद पर पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। दूसरी बार विरोध प्रदर्शन में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक धरने पर बैठे हुए हैं। इन पहलवानों ने कहा कि वो भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट आने तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। भारतीय कुश्ती फेडरेशन और पहलवानों के बीच विवाद ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। पहलवान रविवार को जंतर मंतर पर जुटे और यहां उन्होंने ऐलान किया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो धरने से नहीं हटेंगे। ओलंपियन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ कई पहलवान भी धरने में शामिल हुए और शोषण के खिलाफ न्याय की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि उनकी सुनी नहीं जा रही है और उनकी शिकायतों पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। ने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। मीडिया से बात करने के दौरान भारत को पदक दिलाने वाले एथलीट्स के आंसू भी छलके। साक्षी और विनेश रो पड़ी। इन्होंने कहा कि पहलवानों को अब झूठा कहा जा रहा है, जबकि वो सच की लड़ाई लड़ रही हैं। 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी। लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट्स झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी,
लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी दो दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। बजरंग से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि 2.5 महीना हो गया, आप लंबा समय भी तब भी गए थे। नहीं, हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है। जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। बजरंग मामला सेंसिटिव क्यों है? क्या किसी तरह की क्या में भी आप लोगों की या उन लड़कियों की देखो, सेंसिटिव तो जब एक हैरेसमेंट का केस लगता है तो सेंसिटिव तो वो अपने आप ही मामला बन जाता है। इसीलिए ये है कि 2 दिन भी नहीं लगने चाहिए थे, जिसमें मैंने बताया कि एक लड़की माइनर है तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक लड़की का मामला है, कितना सेंसिटिव हो सकता है। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि हमने शिकायत की थी, उस समय ये कहा जा रहा था कि हमने एफआईआर नहीं की। अब एफआईआर हो चुकी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम ओलंपिक में पदक लाते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आम लड़कियों के साथ क्या होगा? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? नए साल की शुरुआत में ही कुश्ती संघ और पहलवानों का ये विवाद सामने आया था, जिसके बाद बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और रवि दहिया और साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें ब्रजभूषण को हटाने और WFI को भंग करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने निकाय और उसके प्रमुखों पर पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उनके आरोपों पर कार्रवाई नहीं होने पर एक बार फिर पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 6 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की एंट्री छत्तीसगढ़ में भी होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस के लोग बुलडोजर से इतना क्यों डरते हैं। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि किसके रास्ते पर बीजेपी चलेगी? क्या योगी के रास्ते पर चलेगी बीजेपी? यूपी एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। चुनाव के ठीक पहले बुलडोजर को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की आई तो अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। कहा, किसके रास्ते पर बीजेपी चलेगी? क्या योगी के रास्ते पर बीजेपी चलेगी? तो उनसे ये कहना चाहूंगा, क्या मोदी जी से उनका मोह भंग हो गया है? क्योंकि ये रास्ता योगी का ये रास्ता है। तो इसका मतलब ये है, पहले बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि मोदी के रास्ते पे चलेंगे कि योगी के रास्ते में चलेंगे। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी को विघटनकारी तत्व बताया। कहा, अपने अपने घरों पर बुलडोजर कौन चलवाएगा? बीजेपी जहां है वहीं रहने दिया जाए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है और ओबीसी और आदिवासी वर्ग इनके साथ नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसको किसको अपने घर में बुलडोजर चलवाना है कि उनको आने का मौका देंगे? आप चलवाएंगे अपने घर में बुलडोजर? नहीं चलवाएंगे ना। तो ये ऐसे जो विघटनकारी तत्व हैं, जो विघटनकारी सोच रखते हैं, उनको वहीं तक रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ शांति का टापू है, शांति से आपस में सब लोग मिलजुल के रहते हैं।
इसका जो पहचान है उसको बना के रखना हम सब लोगों की नैतिक जवाब। इनका सोशल केमिस्ट्री जो है बिगड़ा हुआ, ना आदिवासी इनके साथ है, ना पिछड़ा इनके साथ है, ना कोई विंग इनके साथ है। किसानों के लिए तो केवल बात करते रहे, एक बार भी खड़ा नहीं हुए। आज जो कर रहा है उसके साथ लोग खड़े हैं। वहीं अमरजीत भगत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पलटवार किया। कहा, अमरजीत भगत का बयान अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। आखिर कांग्रेसी बुलडोजर से इतना भयभीत क्यों है? बीजेपी का शासन आते ही छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ पर अपराध और अपराधियों पर शासन का बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस के लोग इतने चिंतित क्यों हैं? कांग्रेस के मंत्री अमरजीत भगत जी का बयान जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भय और भूख से मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले अचानक से बुलडोजर की एंट्री पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी का कहना है कि आखिर कांग्रेसी बुलडोजर से इतना भयभीत क्यों है? तो कांग्रेस का कहना है कि किसके रास्ते पर चलेगी बीजेपी? क्या योगी के रास्ते पर चलेगी बीजेपी? युगल तिवारी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। एमपी विधानसभा चुनाव वैसे तो नवंबर दिसंबर में है, लेकिन उससे पहले प्रदेश के दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा से हराकर अनाथ कर दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी नेताओं की भाषा को लेकर सवाल उठा रही है। एमपी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी सियासी पार्टियां अपने अपने सियासतदानों को मैदान में उतार चुकी हैं और सियासतदान मैदान में ही एक दूसरे को घेरने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल कमलनाथ को घेरना शुरू कर चुके हैं। कमल पटेल छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी हैं और छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। यही वजह है कि जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल लगातार कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं। कमल पटेल ने कमलनाथ को अनाथ हो जाने तक की बात कह डाली। साथ ही कहा कि जनता की चक्की बारीक पिसती है। कमलनाथ और उनके बेटे दोनों चुनाव हारेंगे। कमलनाथ जी सुन लो, आपने किसानों को धोखा दिया, आपने युवाओं को धोखा दिया, आपने महिलाओं को धोखा दिया, आपने बच्चों को धोखा दिया, आपने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हर वर्ग के साथ धोखा किया, छल किया। और इसलिए इस बार ये सब का सब आके बैठे हैं कि अब आओ चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस राहुल गांधी जनता की चक्की इतनी बारीक पीसेगी कि तुम अनाथ होंगे, तुम भी हारोगे, तुम्हारा बेटा भी हारेगा और छिंदवाड़ा कांग्रेस मुक्त होगा। प्रदेश तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर सीट जीतेगी। कांग्रेस विपक्ष के नेता लायक भी नहीं रहेगी। कमल पटेल के कमलनाथ पर बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी संस्कारवान होने का दावा करती है, लेकिन उसके नेता कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कमलनाथ के नाम का बीजेपी के नेताओं में डर है। शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल जी की कमलनाथ जी के प्रति अशोभनीय भाषा उनके मानसिक दिवालिया होने का जीता जागता उदाहरण है एवं ये स्पष्ट करती है कि संस्कारों का ढोल पीटने वाली भाजपा एवं उसके नेता कितने संस्कार विहीन हैं। कमलनाथ जी को गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कमलनाथ जी के नाम का भाजपा में भय है, डर है। सभी लोग कमलनाथ जी के नाम से डरते हैं। कमल पटेल जी को कहना चाहता हूं कि जन्म देने वाला भी ईश्वर है और बुलाने वाला, मृत्यु देने वाला भी ईश्वर है। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं, आपकी हैसियत नहीं है किसी को आप अनाथ करवा पाओ। बाकी जहां तक छिंदवाड़ा की बात है तो वो एक ऐसा जिला है कि जो आप 2019 में भी नहीं जीत पाए, जब आपने सेना के शौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा था पूरा। वहां नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। इसलिए छिंदवाड़ा जीतने का आप सपना छोड़ दीजिए कमल पटेल जी, अपने हरदा पर ध्यान दीजिए। इस बार आप हरदा भी बुरी तरह हारने वाले हैं। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की एकमात्र सीट छिंदवाड़ा ही जीत पाई थी। इसके साथ ही जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कमलनाथ की मजबूत पकड़ है। ऐसे में बीजेपी कमलनाथ को उनके घर में ही घेरने की रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच कूनो से बड़ी खबर है। बता दें, कूनो पालपुर में अफ्रीका से लाए गए एक चीते की मौत हुई है। वन विभाग ने चीते की मौत की पुष्टि की है। सुबह अस्वस्थ दिखा था चीता। डॉक्टरों की टीम देखरेख कर रही थी। इलाज के दौरान चीते ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में मौत की वजह का खुलासा होगा। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों में दूसरे चीते की मौत हुई है। कूनो पालपुर में अफ्रीका से लाए गए चीते की मौत हुई है। वन विभाग ने चीते की मौत की पुष्टि की है। सुबह अस्वस्थ दिखा था चीता। डॉक्टरों की टीम देखरेख कर रही थी। इलाज के दौरान चीते ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में फिलहाल मौत की वजह का खुलासा होगा। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों में से ये दूसरे चीते की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कूनो पालपुर में अफ्रीका से लाए गए एक चीते की मौत हुई है। वन विभाग ने चीते की मौत की पुष्टि की है। सुबह अस्वस्थ दिखा था चीता। डॉक्टरों की टीम निगरानी लगातार कर रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कूनो में जो अफ्रीका से लाया गया था चीता, उसकी मौत हुई है। ये दूसरी मौत है चीते की। आखिर क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, अभी तक जो वन विभाग से मिली जानकारी है उसके मुताबिक सुबह एक चीता अस्वस्थ नजर आया था और उसके बाद उसको इलाज उसका किया जा रहा था। उसको ड्रिप लगाई गई थी। कमजोरी दूर करने की दवाइयां उसको दी गई थी। डॉक्टरों की देखरेख में उस चीते को रखा गया था, लेकिन शाम होते होते उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। तो अब वन विभाग कह रहा है कि मूल वजह क्या थी मौत की, इसके लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सच पता चलेगा। लेकिन ये दूसरे चीते की मौत की पुष्टि अब वन विभाग ने कर दी है। और निश्चित तौर पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक चीते की मौत हुई थी और उसके बाद सभी चीतों के स्वस्थ होने का दावा वन विभाग की तरफ से किया जा रहा था। तो कहां पर चूक हुई है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन दूसरे चीते की मौत के बाद अब वन विभाग में हड़कंप के हालात जरूर हो गए। जी वाकई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो कूनो में ये दूसरी मौत हुई है चीते की। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दूसरे चीते की मौत हुई है। फिलहाल अभी तक नहीं पता चल पाया किन वजहों से मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सुबह से ही तबीयत खराब थी। डॉक्टर की निगरानी में देखरेख हो रही थी। इलाज चल रहा था और अब मौत हो चुकी है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे, जिसमें से दूसरे चीते की अब मौत हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। शहर में मंत्रालय के सामने बनी भीमनगर बस्ती में रहने वाले एक परिवार में 3 लोगों के शव मिले। इस दिल दहला देने वाली घटना का सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस छोटे से कमरे में ये वारदात हुई उसे ठीक बाहर वाले कमरे में कारपेंटर का बेटा और पिता दोनों सो रहे थे। उन्हें इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। राजधानी भोपाल में एक ही घर में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर के कमरे में धन्ना लाल प्रजापति, मंजू प्रजापति और खुशी प्रजापति मृत हालत में मिली। धन्ना लाल प्रजापति फांसी पर लटके थे, जबकि उसकी पत्नी और बेटी के शव फर्श पर लहूलुहान पड़े थे। पत्नी के सर पर और बेटी के गले पर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में अनुमान यही है कि धन्ना लाल ने पत्नी के सिर पर डंडे से हमला किया होगा। उसके बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक धन्ना लाल प्रजापति के पड़ोसियों का कहना है कि घर की माली हालत ठीक नहीं थी। पिछले 2 महीने से आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। काम धंधा न मिलने के चलते परिवार में रोज विवाद की स्थिति बनती थी। तो काम नहीं मिल रहा था, कारपेंटर का काम करते थे और इसी कारण घर में जो है विवाद होता था और डिप्रेशन में चल रहे थे और इसी कारण उन्होंने ये कदम उठाया। तो जो बेटी और जो महिला थी घर की, उनकी मौत कैसे हुई? उसकी जानकारी ये है कि उनके घर में विवाद हुआ। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को मारा। कैसे? कपड़े धोने का वो मोगरी थी
उससे, और उसके बाद वो बच्ची का शायद गला वाला जो भी दबा दिया, यही कारण। और खुद ने कैसे? खुद ने अपने को जो है फांसी लगा ली। पत्नी और बेटी के अलावा धन्नालाल प्रजापति का 1 और 15 साल का बेटा भी है, जो घर के बुरे आर्थिक हालातों के चलते एक दुकान पर काम करता है। मृतक का बेटा अरुण घटना के समय बगल वाले कमरे में दादा के साथ सो रहा था। उसका कहना है कि उसे किसी प्रकार का शोर या आवाज सुनाई नहीं दी। वहीं महिलाओं ने भी घटना के बारे में विस्तार से बताया। लड़का ने जगाओ है उन्हें, लड़का तो सो रहा हो तो काम पे जाते हैं, ये तो सो रहा हो तो उन्हें, हम तो काम पे चले गए 7 बजे, और लड़का उठो गया तो मम्मी है जगाओ, फिर मम्मी उठो तो कोई नहीं बोल रहा हो तो बोले, फिर वो मोड़ा ने नाती ने गेट तोड़े। मतलब जो बेटी और पत्नी थी वो फांसी पे नहीं लटकी? नहीं, वे नहीं लटकी थी, उनके शव ऐसे ही मिले जमीन पे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, साथ ही तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस को फिलहाल पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि हत्या और आत्महत्या के इस मामले से जुड़ी कुछ और हकीकत सामने आ सके। ये तस्वीर यहाँ पे जिसके आगे दिया जल रहा है, यही धन्नालाल प्रजापति और उनकी पत्नी की ये तस्वीर है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिलहाल कि बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, महज 41 वर्ष और 37 साल उम्र थी, और आत्मघाती कदम जिस भी वजह से इस परिवार ने उठाया है उसकी जांच चल रही है, और जल्द ही तमाम जो बातें हैं वो साफ हो सकेंगी। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, और जो परिजन हैं और जो पड़ोसी हैं उनके इस पूरे मामले में जो अलग अलग बयान हैं, अलग अलग बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि जो पत्नी थी और बच्ची थी उसका शव इसी घर में जमीन पर मिला है, और जो घर के मुखिया थे धन्नालाल, उनका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, और पुलिस इस पूरे मामले की जब तक तफ्तीश कर लेगी, पीएम की जब रिपोर्ट सामने आ जाएंगी तो उसमें बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के भोपाल से वासु चौरे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।